हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह 14th जेपीएससी की रिगार्डिंग पेपर 1 पर आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जियोग्राफी के रिगार्डिंग यानी कि सामान्य जो भूगोल है, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, और उसकी रिगार्डिंग आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप लोग कंफर्म कर दें कि आप लोगों को ऑडियो, वीडियो और पीपीटी सारे क्लियर हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं इंडियन जियोग्राफी का, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत जो है विभिन्न टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 सेक्शन से, जहाँ से आपके 10 प्रश्न जो है इससे आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटिक्स, इन सब से जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया गया है प्रीलिम्स के, जैसा कि सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है आपके साथ। तो आज के सेशंस के रिगार्डिंग हम लोग इंडियन जियोग्राफी में देखेंगे। अब देखिए, इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स को शामिल किया गया है। अब कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। जिसमें है आपका एक जनरल, ठीक है, जनरल जियोग्राफी, यानी कि सामान्य भूगोल। दूसरा है आपका फिजिकल जियोग्राफी, भौतिकी भूगोल। तीसरा जो है वो आपका इकोनॉमिकल यानी आर्थिक भूगोल। और एक चौथा जो है आपका, ठीक है, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन से संबंधित जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये 4 टॉपिक जो है आपके सिलेबस में शामिल किए गए। अब देखिए, इनमें भी हमें विभिन्न जो टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं। जैसे हम अगर जनरल ज्योग्राफी की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारा सामान्य भूगोल है, जिसके अंतर्गत भारत के महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर जानना। देन जो प्रशासनिक विभाजन है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज से भी प्रश्न आते हैं। तो ये सारे जो है वो हमारा जनरल जियोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत जो हमारा भू आकृतिक प्रदेश है, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, ठीक है, इसके अलावा जो द्वीप समूह है, ये तमाम चीज़ें जो है हमें फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत देखना है। इसी के अंतर्गत हमारा ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र हो गया। फिर आपका जो है वो वनस्पति विज्ञान, ये वनस्पति, ठीक है। तो ये तमाम जो टॉपिक्स है वो हमारे फिजिकल के अंतर्गत आ जाएगा। इकोनॉमिकल जियोग्राफी के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कृषि, कृषि को हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे। कृषि हो गया, फिर जो हो गया ट्रांसपोर्टिंग वगैरह हो गए, मिनरल्स हो गए, खनिज तत्व। तो ये तमाम टॉपिक जो है हम लोग इकोनॉमिकल जियोग्राफी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। वहीं डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, मुख्य रूप से जो पॉपुलेशन संबंधित चीजें हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। तो हम लोग आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं जनरल जियोग्राफी से, और जनरल जियोग्राफी के रिगार्डिंग जो है आज चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला जो टॉपिक्स है वो जनरल इंट्रोडक्शन एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, विश्व पटल पर जो है वो इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, विश्व पटल पर भारत जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, इस रिगार्डिंग हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसकी रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें ग्लोब के बारे में जानना होगा। ठीक है, ग्लोब में विभिन्न प्रकार के, यानी कि मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाएं होते हैं। तो अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इनकी रिगार्डिंग हमें यहाँ पर चर्चा करना है, डिस्कस करना है।
तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग इन बातों को देखते हैं। उसके बाद जो है स्थिति देखने के उपरांत जो है भारत की चौहद्दी क्या है ना, और उसके देन विभिन्न प्रकार के जो है, जैसे यहाँ पर जो है वो कर्क रेखा पास करती है, इसके अलावा मानक समय रेखा, अन्य और भी जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब मुख्य रूप से स्थलीय और जलीय भाग, ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरे ब्रह्मांड में देखें, ये पूरा हमारा अर्थ है और इसमें मुख्य रूप से 7 जो है वो कंटिनेंट्स हैं और 5 जो है ओशियंस, यानी कि हम जिसे महासागर कहते हैं, और 7 जो है वो महादेश है। 7 महादेश और 5 जो है वो महासागर। महादेश में आप देख सकते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको जान के रखनी है। अब यहाँ पर आते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इस ग्लोब में 2 तरह की लाइनें आपको दिख रही होगी। एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऊपर से नीचे एक लाइन आ रही है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट की ओर जा रही है। ये 2 लाइनें हमारे जानकारी के में होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो है हम जब भारत को खोजेंगे, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में भारत को सर्च करेंगे, तो इन्हीं 2 रेखाओं के मदद से, क्योंकि अगर आपको अपने घर जाना है, ठीक है, अगर आप किसी को अपना घर का एड्रेस देते हैं तो क्या करते हैं, लोकेशन बताते हैं, ये ना, आपको यहाँ से इतना किलोमीटर जाना होगा, लेफ्ट राइट, आपको सामने एक पेड़ दिखेगा तो लोकेशन। तो उसी तरह से विश्व पटल पर किसी भी देश को आइडेंटिफाई करने के लिए इन 2 रेखाओं की ही आवश्यकता होती है, जिसमें एक रेखा देशांतर रेखा है और दूसरी रेखा जो है वो अक्षांश रेखा है। देशांतर और ये वाले जो है वो अक्षांश है। अब देखिए जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो है वो अक्षांश रेखा है। हर एक अक्षांश रेखा को तो नहीं, लेकिन कुछ अक्षांश रेखा को स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जैसे विषुवत रेखा, पृथ्वी के जो बीचों बीच से होकर गुजरने वाली अक्षांश को, रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अक्षांश आपको समझ में आया, अक्षांश जो हॉरिजॉन्टली जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पर देख रहे हैं, क्षैतिज, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत है, ठीक है, हर एक डिग्री को आइडेंटिफाई करता है। तो ये सारे जो रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा को आइडेंटिफाई करते, ये अक्षांश को आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए अक्षांशीय स्थिति से हम अगर बात करते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चीजों को समझिएगा, एक बार समझ जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हमने अक्षांशीय स्थिति से देखा। अब अक्षांशीय स्थिति में हमने कहा कि सबसे बीच में, मिडिल में जो है आपका कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर है, तो अब अक्षांशीय स्थिति से पूरे ग्लोब को, यानी पूरे ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है हमारा ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट, है ना। तो इस पूरे नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, पूरे नीचे वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध।
और ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ये ना कि पूरा गोला का यहाँ से आधा आधा हो गया, तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब जेपीएससी में यहीं से प्रश्न पूछा था कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध। तो अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो सारे देश है, और यहाँ पर देखिए ये ग्रीन भाग में जो बना हुआ है, ठीक है, ये भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। तो अब देखिए, हमने दो ही गोलार्ध बताया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध बताया है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत आ रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। भारत अगर हम अक्षांशीय स्थिति से देखें तो भारत की स्थिति कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब दूसरा हमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि देशांतर क्या होता है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर अक्षांश के बारे में बता रहे हैं, तो और एक दो चीजें और जान ले। ये वाला जो है आपका, यानी कि 23.5 डिग्री हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, इसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिणी अक्षांश की ओर जाते हैं, यानी 23.5 डिग्री से हम अगर कहें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये रेखाएं मुख्य रूप से जलवायुवीय प्रदेशों को आइडेंटिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य और भी यूजेज हैं। तो ये हमारा अक्षांश के बारे में हुआ। अब अगर हम देशांतर की बात करें, ठीक है, अक्षांश, अब देशांतर की बात करते हैं। तो ये देखिए, आपका यहाँ से ये सारे जो लाइन आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो ऊपर से नीचे वाली जो लाइन है, इसी को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, देशांतर ऊपर से जो नीचे की आती है, बीच में जो होता है वो प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इनका उपयोग जो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं वो समय, मानक समय के रूप में, इनका मानक समय। इसके अलावा अन्य और भी यूजेज हैं, आगे हम लोग देखेंगे। मानक समय। अब देखिए, हम यहाँ पे आते हैं पुनः, ये हमारा है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, जो आर्क बन रहा है ये हमारा जो है वो क्या है, देशांतर है। अब हम अगर मिडिल में बात करें, प्राइम मेरिडियन की बात करें, तो प्राइम मेरिडियन यहाँ पे है, ये वाला प्राइम मेरिडियन है ना। अब ये हमारा बीच का हो गया। अब इधर वाला पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाएगा, इधर वाले जो है वो, ये पूरा भाग जो है, इस गोले को हम ऐसे वर्टिकली विभाजित करते हैं। तो इधर वाला भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध, समझिएगा, यहां से प्रश्न आते हैं इसलिए बताना जरूरी है। और इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, गोला का आधा है। तो अब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अब गोलार्ध यानी कि देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ रहा है, तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हम अक्षांशीय स्थिति से देखते हैं, ठीक है, अक्षांशीय स्थिति से देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरीय स्थिति से देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ पर जैसे कि हर एक देशांतर जो है वो अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे ये जो मिडिल में है वो 0 डिग्री हो गया, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, फिर इधर 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आता है ऐसे, है ना।
तो यहाँ का जो आपका एंगल होगा, यानी कि जो भी दूरी होगा वो, और फिर यहाँ का देखना होगा हमें, है ना। तो ये जो है इसका देशांतरीय स्थिति होता है। उसी तरह से अक्षांशीय स्थिति को यहाँ से, जैसे यहाँ से जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है वो देशांतरीय विस्तार है। तो ये जो है वो हमारा सिचुएशन को बता रहा है, यानी कि जो भारत लोकेटेड है। तो इसी को हम आगे देखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा जो है वो हौच पौच नहीं करना है, आसानी से हम लोग आगे बाइफरकेट करके 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे। तो मे बी यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें किसी चीज़ को लोकेट करना है ग्लोब में, तो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को हमें जानना होगा। और अक्षांश देशांतर होता क्या है ये भी आपने समझा। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं और अन्य चीजों को देखते हैं। अब सामान्य परिचय, जैसा कि आप जानते हैं भारत का नाम एक भरत नाम के व्यक्ति के कारण पड़ा हुआ है। भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आर्यावर्त हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया, ठीक है, इंडस, अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। अब देखिए ईरानियों के द्वारा, ठीक है, ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा, क्योंकि जो सिंधु नदी यहाँ पर पड़ता था इसका उच्चारण वो स ना करके ह करते थे, इस कारण हिंदू नदी यहाँ पे, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान नाम दिया। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस और देश को इंडिया कहा। तो इंडिया सिंधुओं ये यूनानियों का देन। अब देखिए भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है वो भारत है। यहां से भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जेपीएससी का प्रीलिम्स में, कि भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व में का कौन सा स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो वह 7वें स्थान पर आते हैं। इनसे जो बड़े देश हैं जनसंख्या, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 चीजें होती है, एक तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें स्थान पर आता है। और इससे जो बड़े 6 देश हैं वो रूस पहले स्थान पर है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनकी जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के अगर हम हिसाब से देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से ये भी दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद। ठीक है, दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। जो आधिकारिक आंकड़े हैं, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो अगर आप अंदाजा लगाते हैं तो चीन का जो है वो कम हो गया है भारत से, लेकिन 135 करोड़, हम 121 करोड़ जहां भारत की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं कि भारत की जनसंख्या जहां 121 करोड़ थी, वहीं चीन के जनसंख्या 135 करोड़ था। ठीक है, तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब हम विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले देश कहलाएंगे। अब यहाँ पर कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि बताइए कि कितना प्रतिशत लोग जो है वो भारत में निवास करते हैं पूरे विश्व का। तो देखिए, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भले 7वें स्थान पर हैं, लेकिन पूरे विश्व की अगर दृष्टि से देखते हैं तो भारत में 17.5% लोग निवास करते हैं। यानी कि अगर विश्व में 100 व्यक्ति हैं तो 100 लोगों में भारत में 17.5, यानी 17 मानिए ना, या 18 मानिए, 18 व्यक्ति सिर्फ भारत में हैं। बाकी जो बच गए, ठीक है, बाकी जो बच गए आपका 82 लोग, 82 लोग, ठीक है, 82 लोग वो पूरे विश्व में आप समझ सकते हैं कि 100
यानी 200 के आसपास जो वो देश है तो उनमें निवास करते हैं। तो यानी कि यहाँ का जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चर्चा करें। ये सीक्वेंस याद रखना होगा, कभी कभी सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कि अरेंज द कंट्री, ठीक है, अरेंज द कंट्री अकॉर्डिंग टू एरियाज, यानी एरिया के आधार पर जो है वो क्या कीजिए, इसको अरेंज कीजिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, पहला जो है वो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। ठीक है, अब देखिए भारत की अगर हम चौहद्दी की बात करें तो आप मैप से ही देखिए। ठीक है, ये चीजें काफी आसान है, मैप के थ्रू आप इस चीज को समझिए। चौहद्दी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको एक रिवीजन के तौर पे। तो आप लोग पढ़े उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, यही पढ़े। तो अब देखिए उत्तर पूरब की बात करते हैं, तो उत्तर पूरब में आप देख सकते हैं चीन हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारे जो है वो उत्तर भारत में है। इसके अलावा हम अगर बात करें पूरब दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पर देखिए म्यांमार, यानी जिसे हम बर्मा कहते हैं, बर्मा हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गए, ठीक है, श्रीलंका हो गया। तो और अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, तो ये सारे आते हैं। और इधर तो आपका अरब सागर है ही। यहाँ पर ये मालदीव है, यहाँ पर अंडमान, ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये सारे चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है, एक तो कंट्रीज और दूसरा कि जो सागर महासागर वगैरह हैं। तो यहाँ पर उसी चीज को मेंशन किया गया है, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, हिंद महासागर में इसके यानी दक्षिण पश्चिम में मालदीव, हिंद महासागर में अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो, और दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा। अब सामुद्रिक सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की सामुद्रिक सीमा, जैसे समुद्र सीमा, एक इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर इंडोनेशिया लाई करता है, इंडोनेशिया हो गया, फिर जो है आपका मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब से क्या है सामुद्रिक सीमा हमारी लगती है। इसके अलावा कुछ भाग जो है वो आपका पाकिस्तान का भी जो है लगता है, फिर जो है यहाँ पर आपका ब्रह्म ये बांग्लादेश है, इससे भी लगता है। तो इन चीजों से जो है आपका सामुद्रिक सीमा लगता है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो कि पूर्ण रूप से जो है हमारी जो सीमा है वो सामुद्रिक सीमा लगती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रहेगी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें भारत के सापेक्ष में, जैसे हम अगर बात करें भारत के राज्यों की, है ना, तो राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ भूमिगत, ठीक है, एक देश यानी कि भारत जो है वो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा, ठीक है, समुद्र के साथ उनकी सीमाएं लगती है। तो समुद्र के साथ सीमाएं लगने वाले में आप देखिए गुजरात है, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं
ठीक है। अगर वहीं हम बात करते हैं तो इसमें अन्य और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भारत के सापेक्ष में इन चीज़ों को, जैसे भूटान यहाँ पर है, ठीक है, इनकी हमारी जो देश है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, पड़ोसी देश के बारे में भी स्पेसिफिक ज्ञान आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे एक बार पूछा गया था जेपीएससी में कि नेपाल का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, तो नेपाल का राजकीय पशु गाय है। तो इस तरह की चीज़ों को भी जो है आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इधर स्थलीय सीमा है, तो कितना सीमा जो है वो बनाती है, किसके साथ सबसे ज़्यादा जो है सीमाएं भारत की जुड़ती है, जो कि बांग्लादेश का है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। वही अगर हम जलवायु की बात करें, ठीक है, थोड़ी सी जलवायु पर बात करें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप समझिएगा, ये हमारा यहाँ पर विषुवत रेखा हो गया 23.5 डिग्री, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है, और ये जो है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय और ये उष्ण कटिबंधीय। अभी हमने बताया कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ पे है ना, ठीक है। चलिए भारत का, तो भारत अगर यहाँ पे है तो यानी कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। तो भारत जो है वो दो शीतोष्ण जोन में पड़ रहा है, एक उष्ण कटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, ये ना, यानी दो जलवायु क्षेत्र में पड़ रहा है। लेकिन हमने बताया कि भारत की जलवायु कैसे है, उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय होने का रीजन क्या है, आखिर एक्चुअल में तो होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है, ये ना, भारत के सबसे ऊपरी भाग में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं, इधर से जो ठंडी हवाएं आती है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेशों से, वो ठंडी हवाओं को हिमालय जो है वो भारत में इंटर करने से रोकता है, ठीक है। तो अब इफेक्ट किसका हुआ, तो उष्णकटिबंधीय, क्योंकि इधर से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वो भारत में जाती हैं और हिमालय से टकराकर पुनः भारत में ही वर्षा होती है। तो इस कारण भारत की जलवायु पर जो दबदबा बना वो किसका बन रहा है, उष्णकटिबंधीय का। तो यही कारण है कि भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ध्यान में रहेगा, कभी कभी पूछ दी जाती है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरते हैं, अर्थात भारत दो जलवायु प्रदेश में आता है, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर भी भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय होने का रीजन क्या है, तो पहला रीजन हिमालय पर्वतमाला का होना, दूसरा रीजन कि विषुवत रेखा से चलने वाली जो मानसून हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश करती है और हिमालय से टकराकर पुनः भारत में वर्षा होती है। तो यानी कि संपूर्ण इफेक्ट जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के होने के कारण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। अब आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ पर चीजें बताई गई है। अब भारत के विस्तार, जैसे हम अभी बता रहे थे कि अगर विश्व पटल पर भारत को देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर हमने बताया आपको। तो अब अक्षांश और दिशांतर के हिसाब से देखें तो जैसा कि अगर अक्षांशीय स्थिति देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी ये उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि हम देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए आप, यही ना अक्षांशीय विस्तार ये वाला हुआ, ठीक है। तो भारत चूंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार ये तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन भारत का जो अंडमान और निकोबार द्वीप है वो थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से ये ऊपरी अक्षांश, चूंकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बताया था ना, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है
ठीक है, क्षैतिज रेखा होते हैं वो अक्षांश होते हैं। तो ये वाला जो है वो इस अक्षांश का जो मान है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, जबकि ऊपर ये वाले अक्षांश का मान जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो अक्षांशीय स्थिति क्या हो गया, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। उसी तरह से देशांतरीय विस्तार, तो जो वर्टिकल लाइन है यानी कि ये वाला, ठीक है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक ये वाला लास्ट पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया, यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है, तो समझ में आ गई होगी। अब आगे आते हैं और अगला है आपका, ठीक है, तो देखिए देशांतरीय विस्तार हमने बताया कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके मध्य में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है, इसे भारत का मानक समय माना गया है। समय रेखा, और इसी रेखा को आइडेंटिफाई करके भारत में समय ज्ञात किए जाते हैं। यह रेखा का जो मुख्य बिंदु है या फिर जहां पर हमारी जो समय, ये जो घड़ी बनाई गई है, जिस पॉइंट को लेकर वो नैनीताल नैनीताल उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान, इलाहाबाद के समीप जो है वो नैनी नामक स्थान है, ठीक है, उसी को मानकर जो भारत का समय आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर नैनी यानी कि नैनी के मिर्जापुर। अब कभी कभी क्या है कि आपसे पूछ देता है ये जो रेखा है 82.5 डिग्री, जो कि भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है, तो एक तो प्रश्न होगा कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है या फिर कितने डिग्री को कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये रेखा प्राइम मेरिडियन अभी हमने बताया, ठीक है, यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री को आइडेंटिफाई करता है, तो इससे कितना आगे है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ब्रिटेन में अगर मैच का प्रसारण होता है, ठीक है, ब्रिटेन में मैच का प्रसारण अगर 12 बजे हो रहा है, ठीक है, दोपहर 12 बजे हो रहा है, तो आप इसे भारत में कितना बजे देख पाते हैं, ठीक है, भारत के समय के अनुसार, ठीक है, 5:30 बजे शाम में जो है वो ये आपका लाइव प्रसारित होता है। चल रहा है 12 बजे, यहाँ के आधार पे 12 बजे, लेकिन यहाँ पे 5:30 बजे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय रेखा। कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पर तो 82.5 डिग्री है ना, तो वो अगर हम काउंट करें तो 5.5 घंटा होता है, तो आपको ध्यान रखना है 5.5 घंटा। अब पूछा जाता है कि यह जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। जिस तरह से आप कर्क रेखा के भी सापेक्ष में ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मानक समय रेखा की बात करें तो भारत के अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, यूपी यानी कि मिर्जापुर इसका मुख्य कह सकते हैं कि सेंटर है। फिर जो है आपका यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, और ये आपका बताइए यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऊपर वाला भाग है, चलिए बताइए, सभी बताइए,
देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, महाराष्ट्र, है ना, यहाँ से ना गुजर रहा है। मध्य प्रदेश, नहीं यहाँ पे मध्य प्रदेश, हाँ सॉरी, मध्य प्रदेश से पार हो रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एमपी, मध्य प्रदेश, ये वाला महाराष्ट्र है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। इनसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसे हमने बताया कि 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सीक्वेंस याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, लास्ट में त्रिपुरा एंड मिजोरम याद रखना है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये 8 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जिसमें कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के एक्सट्रीम पॉइंट, अंतिम बिंदु, जैसे सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लेकिन वही अगर हमें पूछा जाए कि मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य बिंदु से सबसे दक्षिणतम बिंदु ये वाला है, ये वाला है, और इसे कन्याकुमारी कहा जाता है, कैप कैमोरिन। क्या कहा जाता है, कैप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि कन्याकुमारी, ये जो एक्सट्रीम बिंदु है, वो कितने डिग्री अक्षांश को आइडेंटिफाई करता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, जबकि इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट को आइडेंटिफाई करता है। वही अगर हम सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और वहीं अगर हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कीबूथू, क्या है, कीबूथू, अरुणाचल प्रदेश में कीबूथू। और सबसे, ठीक है, अगर हम सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें, ठीक है, सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें तो गुजरात में गोरसोता, ठीक है, गोरसोता या फिर गौर माता भी कहा जाता है। तो गोरसोता ये जो है वो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है कि आपको डिस्टेंस, जैसे सबसे उत्तरी बिंदु से सबसे दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु की सबसे पश्चिमोत्तर, यानी पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर का जो है वो दूरी कितना है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं
ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बात करते हैं, यानी कि गौरसोता से लेकर पूर्वोत्तर बिंदु जो किबुथु है इसके बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? 2933 किलोमीटर है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं और इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक की, ठीक है, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक की, तो वो है 3214। कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। तो यानी कि अगर हम इन दोनों का बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा दूरी है वो कौन सा है? उत्तर से, यानी इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक। अब देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा ये आगे की टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ लेना है कि भारत को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट को सबसे दक्षिणी पॉइंट से और सबसे पूर्वी पॉइंट को सबसे पश्चिमी पॉइंट से सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, जिसे हम उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। और ये गलियारा आपस में कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक है, ये जो गलियारा आपस में मिलता है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप जानते हैं कि भारत के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है बाय इस योजना के द्वारा, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये सड़क मार्ग में हम लोग देखेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर है अब आपको। ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी सारे नोट्स में, बस अभी समझनी है आपको विस्तार से। बाकी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। बिलियन में देखें तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की कुल क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल चतुष्कोणीय है। स्थलीय सीमा जो बनता है वो 15,200 किलोमीटर लंबी, जबकि मुख्य भूमि और द्वीपों सहित अगर हम देखें तो तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है। अभी हम बता रहे थे ना, ये वाला जो है वो आपका समुद्री सीमा हो गया 7,517। ठीक है, इधर आपका यहाँ पर अंडमान और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है वो भी आपको लक्षद्वीप के भी बारे में पूछा गया था कि भारत के जो है वो कौन से सागर में, तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है। तो कभी आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। और स्थलीय सीमा ये सब देखिए आप, तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसका बनता है? बांग्लादेश का, 4,096 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4,096 वर्ग किलोमीटर के साथ बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करने वाला कंट्री है। देन पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान सबसे छोटा, सबसे कम जो हमारा सीमा लगता है वो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। फिर नेपाल के साथ 1,051 किलोमीटर। ठीक है, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, फिर म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर। तो ये सारे आंकड़े के साथ जो वो चीजें दी गई है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारी जो सीमावर्ती जो देश हैं, ठीक है, उनके साथ किनके साथ जो है वो स्थलीय सीमा लगता है, तो यहाँ पर दिया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, कितना कितना किलोमीटर बनता है हमने आपको चित्र के साथ दिखा दिया। वहीं जलीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला भाग में पाकिस्तान हो गया। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका हो गया, फिर मालदीव, म्यांमार हो गए। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बना रहा है ना, तो इस तरह से 7, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अब सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ यानी कि जलीय और स्थलीय जो दोनों, क्योंकि वहां पर दोनों थे, है ना, जलीय कुछ और कुछ जलीय, लेकिन अब दोनों जिसके साथ सीमा बनता है वो आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं।
ठीक है। तो मुख्य रूप से पहले हम बांग्लादेश की बात करें, ठीक है। तो बांग्लादेश, अब यहाँ पर देखिए मानचित्र, कभी कभी एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों का जो है वो सीमा रेखा साझा होता है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। देखिए बांग्लादेश के साथ मेघालय हो गया, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है। तो इसके साथ जो है वो सीमा रेखा ये बनाता है। तो ये भारत के साथ 4096 किलोमीटर। उसी तरह से यहाँ पर अन्य चीज़ें भी दी गई, जैसे बांग्लादेश के बारे में सारी चीज़ें। बांग्लादेश 5 भारत के राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, मुद्रा टाका यानी टका। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये लेटेस्ट देखिएगा, ठीक है। इसमें अभी चूंकि आप लोग देख चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें हलचल हुई थी, और संसद का नाम जातीय संसद है। फिर उसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रीय जो प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, फिर राष्ट्रीय वृक्ष आम का वृक्ष है, राष्ट्रीय चिड़िया ओरिएंटल मैगपी रॉबिन, फिर राष्ट्रीय पशु वाटर लिली, वाटर लिली, भाषा बंगाली है, कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है, खेल कबड्डी है, खेल से भी पूछा गया है प्रश्न है। फिर है चाइना, ठीक है, ये चीन के साथ जिन जिन राज्यों का सीमा रेखा साझा होती है उसमें आप देख सकते हैं लद्दाख। अभी चूँकि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात किए, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी जानना है कि इसका जो गठन किया गया था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरीज, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख के रूप में जो है यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, ठीक है। तो ये लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चीन की रेखा साझा होती है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के ही मध्य है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को आइडेंटिफाई करता है। तो मैकमोहन रेखा भी पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है, तो भारत एंड चीन के बीच। तो इस तरह की चीज़ों भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर चीन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ भी दी गई है, ठीक है। राजधानी बीजिंग, मुद्रा रैनमिक मी बी, फिर राष्ट्रपति और ये इनका आप लेटेस्ट देखें, संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। इसी तरह से हर एक इसका चीन का जो राष्ट्रीय पशु है, अगेन पांडा, वृक्ष, जिंको, चिड़िया, रेड क्राउड, पुष्प, पियोनी, भाषा मंडारियन। ये विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। ये विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंडारियन है। फिर राष्ट्रीय फल जो कीवी, फिर टेबल टेनिस। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और चूंकि हमारे ये पड़ोसी राज्य हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो राज्यों का सीमा रेखा है वो है लद्दाख, ठीक है, पीओके यहाँ पर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अब देख सकते हैं कि राजधानी इस्लामाबाद है, इसका भी मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आप देखें, संसद जो है वो मजलिस ए शूरा, संसद का नाम मजलिस ए शूरा, जैसे हम लोग भारत में पार्लियामेंट संसद कहते हैं, तो वहाँ का जो संसद है उसे मजलिस ए शूरा कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय पशु मारखोर, वृक्ष, चिड़िया, पुष्प, ठीक है, भाषा उर्दू, फल में आम है, और राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
तो इस तरह की चीजें जो है आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उसी तरह से नेपाल, ठीक है, तो ये 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिगर से देखें। एक बार आप अगर मानचित्र, चूंकि जब भी आप इसकी आप रिवीजन करें या फिर पढ़ें तो अपने सामने मानचित्र जरूर रखें। इससे बहुत सारी चीजें जो वो क्लियर होती है, क्योंकि रटने वाली सारी चीजें नहीं होती है इसमें। ठीक है, एक बार अगर चीजों को आप समझ लेते हैं और मैप के थ्रू आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो वो आपके लाइफ टाइम बने रहती है। तो 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और यहाँ पर देखिए बांग्ला, पश्चिम बंगाल, इसके साथ भी जो सीमा रेखा बनती है। और कितना सीमा रेखा है? 1751। सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनता है नेपाल का, वो बिहार के साथ। काठमांडू इसकी राजधानी है, रुपया इसका मुद्रा है, और अभी इसमें आपको देखना है लेटेस्ट वाले न्यूज में। और संसद राष्ट्रीय असेंबली है। उसी तरह से नेपाल के जो प्रतीक जैसे चिड़िया, पुष्प, गाय, ठीक है, पशु, ये पूछा गया प्रश्न है। फिर खेल, वॉलीबॉल है यहाँ का। उसी तरह से फिर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार के साथ आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनकी राज्य जो है वो इसके साथ सीमा रेखा। पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, ठीक है, प्राचीन नाम वर्मा है, और इसकी राजधानी नैपिटा, ठीक है। बाकी मुद्रा कयात, और ये आप देखिएगा संसद असेंबली ऑफ यूनियन। बाकी भाषा वर्मिश और अन्य और यहाँ पर चीजें दी गई है। फिर जो है आपका भूटान, भूटान का जो है मुद्रा पूछा गया था जो कि न्यूट्रम है। तो भारत, भूटान भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेशों के साथ सीमा रेखा बनाती है, और लंबाई इसका 699 किलोमीटर है। और सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वो आसाम के साथ, राजधानी थिम्पू, और मुद्रा यहाँ से पूछा गया प्रश्न है न्यूस्ट्रम। और इसके अलावा इसका खेल, ठीक है, तो बताइए भूटान का जो है वो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अब लोग कमेंट में बताइए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। ठीक है, भूटान की राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो इस तरह की चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से पूछे ही जाति का यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पुष्प वृक्ष। फिर अफगानिस्तान, सबसे कम सीमा रेखा जो है वो बनती है, और ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख, ठीक है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तहत। इसकी राजधानी काबुल, अफगानी जो है मुद्रा इसकी अफगानी रुपया। फिर राष्ट्रीय असेंबली जो है इसका संसद है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा खींची गई है, जबकि रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, और डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये पहले भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा मुख्य रूप से भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींचा गया था, लेकिन जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आता है। लेकिन भारत का वही भाग जो सीमा वाला जुड़ता है उससे ये है खेल बुजकाशी। तो इस तरह से जो भारत के राज्य, ये पड़ोसी देश थे, जिसमें अब श्रीलंका और मालदीव, तो श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट बनता है, ठीक है, पाक जलडमरू जिसको कहते हैं।
और ये आपका मालदीव है। ठीक है, ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। और श्रीलंका पाक जल डमरू से जो है वो अलग होता है, क्योंकि इन दोनों के मध्य में ये पाया जाता है। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें, राजधानी श्री जयवर्धनपुरे, रुपया इसका मुद्रा है। और राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, भाषा सिंहली और तमिल, क्योंकि तमिल भी यहाँ पर बोली जाती है। और श्रीलंकन ये हाथी, ठीक है, एलिफेंट इसका राष्ट्रीय पशु है। तो इस तरह से यहाँ पर वही मालदीव की बात करें तो इसकी राजधानी माले, मुद्रा रुपया, राष्ट्रपति और ये आपको न्यू देखने हैं, और संसद का नाम पीपल मजलिस। ठीक है, तो इस तरह से भारत के जो पड़ोसी राज्य थे उनकी साथ सीमा के तो बारे में जाना ही, साथ ही साथ हमने उस देश के कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें थी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके भी हमने देखा और समझा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखेंगे। अगले क्लास में भारत की जो प्रमुख सीमाएं हैं, ऐसे तो हमने बात की, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर जो कि बांग्लादेश और भारत के मध्य स्थित है। तो इन पर हम पुनः अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। बाकी किसी का कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जेपीएससी की रिगार्डिंग जो है वो कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। काफ़ी मिनिमम फी में जो है ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रारंभ कर दिए गए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।